हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का जो भी प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी का कोर्स है, आपको टोटल वीडियो यहाँ पे कवरेज मिलेगा प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी का। आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जो भी आपके साथ स्टूडेंट्स और भी स्टडी कर रहे हैं, आप उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा चैनल कि एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी जो भी सब्जेक्ट रहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, टोटल कोर्स कंप्लीट यहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। समय समय पर वीडियोस आती रहेंगी। आज बात करते हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी का जो बेसिक कोर्स है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का एक टॉपिक है प्लांट डिजीज एंड देयर कॉजेज। उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। माई सेल्फ डॉक्टर वीर सिंह, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, समय से वीडियो पाने के लिए आप जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो मेरी पहले आ चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में आपको जो आई बटन यहाँ पे शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो प्लांट पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे वो फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी की हो या फिर जो है क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट का हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी की हो। जो भी थंबनेल पे सीधे से कोर्स का नाम इंडिकेट रहेगा, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है या फिर क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट है। सेमेस्टर वाइज मैं पहले इसका क्लासिफिकेशन करने को था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा जाएगा, सेकंड सेमेस्टर कौन सा जाएगा, लेकिन मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी का एनालिसिस किया तो कहीं पे जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में है, तो कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में है, या फिर क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट जो कोर्स है वो जो कहीं पर थर्ड सेमेस्टर में है और कहीं पर फोर्थ सेमेस्टर में जा रहा है। तो उस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि मैं उसको थर्ड सेमेस्टर में डाल दूं और आप उसको थर्ड सेमेस्टर में ढूंढते रहें और वो फोर्थ सेमेस्टर में आ गया कोर्स। क्योंकि इस वजह से प्लांट पैथोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट में, उसको आप ओपन कर लीजिएगा और जो भी आपका रिकॉर्डिंग वीडियो हो आप उसको जो है प्ले कर लीजिएगा। ये फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का है। ऐसे ही क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट की हमने जो खरीफ क्रॉप का जो राइस रहता है उसकी 2 वीडियोस जो है अपलोड करी हैं। अगर आपके साथ कोई स्टूडेंट्स जो सीनियर है, आप उनके पास ही शेयर कर दीजिएगा कि इस चैनल पे जो है पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी की स्पेशल 2 ही सब्जेक्ट की क्लासेस आनी है और कोई क्लासेस नहीं आएंगी। ठीक है? क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन मेरा पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से है, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की आपको फुल्ली कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लांट डिजीज एंड देयर कॉजेज। प्लांट डिजीजेज एंड देयर कॉजेज एक ये पैथोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जो हमारे प्लांट डिजीजेज होते हैं वो किस प्रकार से कॉज या किस प्रकार से इन्फेक्शन करते हैं और उनके कॉजेज कौन कौन से, किस किस कारणों से प्लांट में डिजीज कॉज होता है। कुछ यहाँ पे समरी दी हुई है इस चैप्टर की। जनरल अकाउंट में है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज, कॉजेज ऑफ डिजीज, जिसमें बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक। मैं पहले कुछ इस टॉपिक पे चर्चा कर चुका हूँ, जो इससे पहले 2-3 वीडियो हमारी फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की आ चुकी हैं कि बायोटिक, एबायोटिक, मीजोबायोटिक क्या होता है। कंपोनेंट फॉर डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज डेवलपमेंट के लिए जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं और क्या क्या होस्ट है, द पैथोजन एंड द एनवायरमेंट्स, ऐसे कुछ समरी दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जनरल अकाउंट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इन olden days plant disease like rust, smut, blight and mildews were considered to be the curse sent by God due to the evil influence of stars and planets on plants। okay? क्या होता है कि ये जो डिजीज जो थे पहले, ये एक
भगवान का दिया हुआ कह सकते हैं कि यातना था कि ये भगवान देते हैं सब, इसलिए ये रस्ट स्मिथ ब्लाइट वगैरह आ जाता है और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। डिस्कवरी मेड बाय एंटोनी बेरी 1831-1888 चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कजेशन ऑफ द प्लांट डिजीज। ठीक है, उन्होंने कॉजेशन प्लांट डिजीज का चेंज कर दिया। ही रिवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द फंगाई कॉज प्लांट डिजीज, और उन्हें रिवील कराया कि जो ये डिजीज जो लगते हैं वो किससे लगते हैं, फंगाई के द्वारा लगते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट ही नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, इसीलिए इनको मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का जनक माना जाता है। फर्दर डिस्कवरीज दैट बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आरएलओ वगैरह जो एमएलओ रहते हैं ना, आल्सो कॉज प्लांट डिजीज फॉलोड विद इन फ्यू डिकेज। Besides all these, ability of non-living factor to cause disease was also accepted। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज क्या है? प्लांट डिजीज दो कॉजेज एजेंट करते हैं, ठीक है, उनको पैथोजेंस बोला जाता है। जो भी एजेंट कॉज करते हैं प्लांट पे उनको पैथोजेंस कहते हैं। जैसे डिजीज कॉजिंग एजेंट आर यूजुअली कॉल्ड एज पैथोजन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, टर्म वाइज आप पढ़ेंगे तो आराम से आप इसको कर जाएंगे, लिख लेंगे, सिर्फ समझने की आवश्यकता रहती है। दीज पैथोजन में भी बायोटिक यानी कि जीवित जो होते हैं, एबायोटिक जो अजीवित होते हैं, और मीजोबायोटिक जो बीज की कड़ी रहते हैं, ना तो वो जीवित हैं और ना वो मृत हैं, मध्यम वर्गीय जो रहते हैं। बिटवीन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सच एज वायरस, वायरस है, वायराइड्स है, प्रियॉन्स है। ठीक है, इस तरीके से मीजोबायोटिक कॉजेज एजेंट रहते हैं कहाँ पे, प्रकृति में, इन नेचर। ठीक है, बायोटिक पैथोजन में जो है, बायोटिक पैथोजन इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, पाइटोप्लाज्मा, सिंट्रिकेट्स या लाइकोर्बिज्म, आरएलओज। हाउएवर नॉन बायोटिक पैथोजन इंक्लूड डिफिशियंसी। नॉन बायोटिक पैथोजन क्या होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, वो जैसे जिनका खैरा रोग हो गया, ठीक है, वो नॉन बायोटिक पैथोजन है। सल्फर से कोई या फिर मॉलिब्डेनम से कोई बीमारी लग रही है, ब्राउनिंग हो रहा है, ठीक है, ये कौन से, ये नॉन बायोटिक पैथोजन है। और एक्सेस इन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज हाई और लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम फ्रॉस्ट, एयर पोल्यूट एंड अदर टॉक्सिकेंट्स। जैसे कि लो टेम्परेचर पे जो उसका ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो का डिजीज हो जाता है, वो भी ये क्या है, नॉन बायोटिक ही कॉजेज एजेंट है। बिसाइड्स मेसोबायोटिक पैथोजेंस क्या होते हैं? इंक्लूड एंटिटीज लाइक वायरस दैट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द होस्ट शेल एंड एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द होस्ट। मेसोबायोटिक पैथोजेंस या एजेंट वो होते हैं जो एक वायरस है, वायरस को, वायरस जैसे अगर किसी होस्ट शेल में है तो फिर जो है वो एक जीवित की तरीके से बिहेव करेगा। अगर वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट है तो फिर एक मॉलिक्यूल्स की तरह वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, पैथोजेंस आर कैजुअली agent and part of disease complex in which environmental condition and host play important role. The disease is a complex phenomenon resulting from interaction among the host pathogen and the environment for desirable time at constant human activities। ठीक है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है डिजीज़ को फैलने में। ठीक है, द इन्वायरमेंटल कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉइल मॉइस्चर एंड पीएच एटसेट्रा। Adverse environmental condition play significant role in disease complex and its development। क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है अगर फेवर में है डिजीज के या फिर एजेंट के फेवर में है तो इतना ज़्यादा स्प्रेड करेगा कि वो एक सीवियर कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, डिजीज कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन में है तो इसके वृद्धि के लिए कंपोनेंट फॉर डिजीज डेवलपमेंट, डिजीज डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आवश्यक होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो रोग है वो वृद्धि कर जाता है। Condition of the disease and its development in the plant population is determined by following four components। फोर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो होस्ट। ठीक है, होस्ट प्लांट क्या होते हैं? जिसपे फंगस अपना जो है क्या करता है, जीवन यापन करता है, उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। कोलेट्रल होस्ट वो होते हैं जो उसका मेन होस्ट अवेलेबल ना हो और वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसी दूसरे प्लांट पे आश्रित हो जाए, वो कोलेट्रल होस्ट होते हैं। जो स्पेसिफिक होस्ट होता है, जैसे फंगस का जो धान का ब्लास्ट है, ठीक है, पायरिकुलरिया ओराइजी के द्वारा होता है। वो मेनली फंगस पे ही, सॉरी, मेनली फंगस जो होता है वो ब्राउन उस पे राइस पे ही अपना कॉज करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो लेता है अपना जो जीवन यापन करता है वो राइस पे करता है। लेकिन राइस की फसल तो आपको साल भर अवेलेबल नहीं रहेगी। ठीक है,
कुछ कंडीशंस है बंगाल की या फिर जो है जहाँ पे साल भर कंडीशंस रहती हैं, लेकिन अगर यूपी कंडीशन देखा जाए या फिर जो अदर स्टेट की देखा जाए तो इतनी कंडीशंस नहीं है। तो राइस की अनुपस्थिति में वो पायरिकुलेरिया क्या करता है कि वो अदर अपना दूसरा होस्ट कोई घास जो इकोनोक्लोआ ये ग्रास होती है उसमें जो उस पे चला जाता है, फिर एक्स्ट्रा वगैरह पड़ा रहता है, उस पे अपना जीवन निर्वाह करता है। तो ये क्या हो गया, ये कोलेस्ट्रल होस्ट हो गए। होस्ट क्या है? प्लांट्स ऑन विच द पैथोजन कॉज एनी डिजीज और समटाइम्स लाइव इन एसोसिएशन इज कॉल्ड एज होस्ट। ठीक है, यानी कि जिसमें प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो पैथोजन को जो पैथोजन जो है उस पे कोई भी कॉज करे और सम टाइम के लिए थोड़ा जीवित रहे और एसोसिएशन बनाए एज ए कॉल्ड होस्ट फंगस के साथ। ससेप्टिबल होस्ट यूजली फेवर द कंज्यूशन ऑफ ए डिजीज एंड डिजीज डेवलपमेंट। जो ससेप्टिबल होस्ट रहता है, देखो होस्ट जो होता है प्लांट, आपने देखा होगा रेजिस्टेंट वैरायटी आती है, ठीक है। तो कुछ तो ससेप्टेबल वैरायटी होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं। अगर यहाँ पे वैरायटी ससेप्टेबल हो गई तो डिजीज को डेवलपमेंट करने के लिए उसका फेवर कर देगी कि भैया आओ और हम पे अटैक करो और मैं आपको जो है एज ए होस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने ऊपर, मेरे ऊपर आइए और आश्रित रहिए, ठीक है। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स होस्ट है एक। इसका पैथोजन, पैथोजन की मात्रा जो है मैक्सिमम होनी चाहिए डिजीज को डेवलपमेंट के लिए। डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पैथोजन। एविडेंस एंड वायरुलेंस ऑफ पैथोजन डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। यानी कि नंबर ऑफ इनाकुलम, ठीक है, नंबर ऑफ इनाकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि कितने नंबर ऑफ इनाकुलम हो कि डिजीज जो है सीवियर कंडीशन में आ जाए, ठीक है। और नंबर ऑफ इनाकुलम यानी कि उसकी लाइफ साइकिल जो है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए इन्वायरमेंट कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई हैं कि एक तो होस्ट होना चाहिए, होस्ट पे ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा और होस्ट होगा फिर पैथोजन आएगा, पैथोजन का होना अनिवार्य है। और पैथोजन मल्टीप्लाई तभी कर पाएगा जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो उसके फेवर में होंगी। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवर में होंगी तो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट कंडीशन में और मे नॉट फेवर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन, ठीक है। जब जो कंडीशंस हैं अगर फेवर में है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन एंड रिप्रोडक्शन बहुत ही तीव्र ग्रोथ करेगा, फेवर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर इन्वायरमेंट कंडीशन फेवरेबल फॉर डिजीज डेवलपमेंट यूजली एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, ठीक है। जब ये फेवर कंडीशन मिल जाएगी तो समझ लीजिए कि एक्सीलरेट पकड़ जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन इतना हाई फाई होगा कि जो है बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, यहाँ पे समय की बात आई हुई है, ठीक है। देखिए, जब अभी समय की बात आई हुई है कि बहुत ही कम समय में नंबर ऑफ जो स्पोर्स है, नंबर ऑफ इनाकुलम है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे फील्ड पे स्प्रेड हो जाएगा डिजीज, ठीक है। द होस्ट, द पैथोजन एंड द एनवायरमेंट इंटरेक्ट among them. These three factors constitute the disease triangle. इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही डिजीज ट्रेंगल कहा जाता है। इस तरीके से जो डिजीज ट्रेंगल रहता है, होस्ट, इन्वायरमेंट एंड पैथोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, ये डिजिट ट्रेंगल स्टीवंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, ठीक है। जो टेट्राहेड्रॉन है, ये आपके टॉपिक है, इसमें फंडामेंटल में टॉपिक है कि टेट्राहेड्रॉन डिजीज साइकिल क्या है, सॉरी, ये डिजिट ट्रेंगल क्या है और टेट्राहेड्रॉन क्या है। तो यही डिजिट ट्रेंगल है। और जिसमें जब टाइम का मेंशन कर दिया जाता है तो इस तरीके से ये टाइम का मेंशन जब हो जाता है तो इसको जो है टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। Time is also an important factor for causation of disease. Environmental condition favorable for disease development should exist for such a long duration or length of time which are desirable for the causation and development of diseases. जैसे कि टाइम की बात आती है, अगर कोई फेवरेबल कंडीशन बन रही है, इन्वायरमेंट कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन बन रही है किसी डिजीज के लिए, तो वो कितने टाइम तक रहेगी? 1 वीक के लिए रहेगी, 2 वीक के लिए रहेगी, 3 वीक के लिए रहेगी। अगर 1 वीक के लिए रहेगी या फिर 5 दिनों के लिए रहेगी या 3 दिनों के लिए रहेगी तो उतना मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। 10 दिनों के लिए रहेगी तो उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो टाइम एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, डिजीज ट्रायंगल में। तब इसको जो है डिजीज पिरामिड या डिजीज टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। इन डिजीज ट्रायंगल द फोर्थ फैक्टर टाइम में बी एडेड इन सच वे ऑल फोर फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द डिजीज pyramid, ठीक है, समझ में आया? जो भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और या फिर जो कोई भी टॉपिक छूट रहा है आप कमेंट करके तो अजीत सर यहाँ पे ये टॉपिक छूट गया है, मैं उसको अलग से वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो तक आए हुए हैं तो। व्हाट इज ए प्लांट डिजीज? प्लांट डिजीज क्या होता है? ठीक है, चर्चा करते हैं प्लांट डिजीज। नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट यूजुअली मींस हेल्थी स्टेट ऑफ द प्लांट्स फ्री फ्रॉम ऑल इल इफेक्ट्स। एक नॉर्मल कंडीशन में प्लांट जो होता है हेल्थी होता है, ठीक है, फ्री फ्रॉम यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कोई भी किसी प्रकार का जो इलनेस या वीकनेस उसमें नहीं होती है। इन हेल्थी प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन एटसेट्रा आर एज्योर्ड टू इज ऑप्टिमम। एक हेल्दी प्लांट जो होता है वो रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, या फिर अपना जनन जो रिप्रोडक्शन है वो एकदम से हाई लेवल पे करेगा, कि अगर वो एकदम हेल्थी प्लांट है तो। एनी डेविएशन फ्रॉम सच एज नॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लांट मे बी कॉल्ड एज प्लांट डिजीज। अगर ऐसी कंडीशन में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाता है? प्लांट डिजीज कहलाता है। साइंटिस्ट हैव एक्सप्लेन प्लांट डिजीज इन डिफरेंट वे। In order to explain plant disease, definition given by different plant pathologists should be taken into consideration. Definition given by some plant pathologists may be summarized as under. अलग अलग डिफिनीशन दी हुई हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जो साइंटिस्ट जूलियस कौन है उनके द्वारा जो है प्लांट डिजीज की जो डिफिनीशन दी है उसको आप लिखिएगा, तो आपको वो फिर लिखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जूलियस कून ने क्या दिया है? Abnormal changes in physiological process which disturb the normal activity of plant organ। बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन दी है जूलियस कन ने 1858 में, जर्मन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एबनॉर्मल चेंजेस हो जाते हैं किसमें? इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी उसकी कार्यकी रहती है, पादप कार्यकी जो रहती है उसमें एबनॉर्मल यानी कुछ असामान्य से चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। और क्या करता है? विच डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटी, और वो एक सामान्य जो क्रिया है उसको डिस्टर्ब कर देता है, किसकी? प्लांट के ऑर्गन का। यही क्या है? यही प्लांट डिजीज है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी एच एम वार्ड हैं, इजे बटलर हैं, एंड व्हीलर, हेल्ड, इन्होंने डिफिनीशन दी है। एच एच वीजल ने और जीसी केंट, हॉर्सफॉल डायमंड, इन्होंने डिफिनीशन दी है। सिंगेटाल ने डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है। अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है, ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी है, इन्होंने अपना डिफिनीशन दिया हुआ है डिजीज का। डिजीज इज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस दैट इज कॉज बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन विच रिजल्ट इन सम सफरिंग प्रोड्यूसिंग सिम्टम। ठीक है, डिजीज एक ऐसा माल फंक्शनिंग प्रोसेस है जो कॉज कर देता है लगातार इरिटेशन। रिजल्ट में क्या निकलता है कि जो प्रोड्यूस होता है वो सिम्टम प्रोड्यूस होता है। प्लांट डिजीज के द्वारा क्या होता है? सिम्टम प्रोड्यूस होता है। ये क्या कहलाता है? ये किसने दी है? अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी एंड ब्रिटिश माइकोलॉजिकल सोसाइटी ने दी है। ये जो बुक है वो डीपी त्रिपाठी जी की है, जो प्लांट पैथोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में, कानपुर में। उन्होंने ये परिभाषा क्या दी है? एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द हेल्थी प्लांट रिजल्टिंग इन चेंजेस इन यूजुअल फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और बोथ द कंडीशन ऑफ दैट प्लांट। एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन से कुछ भी अलग होकर के हेल्दी प्लांट में रिजल्टिंग इन चेंजेस क्या आते हैं? यूजुअली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे होता है कि कोई पत्ती है, ठीक है, अभी तो सीधी है, उसका मॉर्फोलॉजी तो अच्छा है, लेकिन जब वो उस पे कर्लिंग हो गई तो उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो चेंज हो गया ना। तो फिजियोलॉजिकल जो इंटरनल कैरेक्टर रहता है या मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर रहता है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। यूजुअली मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम, और सिम्टम में चेंज हो जाते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लेटेंट इज कॉल्ड एज प्लांट डिजीज। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिजीजेस। There is some deviation from the normal condition of healthy plants. Disease is not a condition, as a condition result from the disease. The disease is not a pathogen, however, disease is caused by the pathogen. ठीक है, डिजीज क्या है? डिजीज इज नॉट ए पैथोजन, डिजीज एक पैथोजन नहीं है, जबकि हाउएवर यहाँ पे डिजीज इज कॉज बाय पैथोजन, डिजीज जो कॉज किया जाता है एक पैथोजन के द्वारा। ठीक है,
पैथोजेंस में भी बायोटिक, एबायोटिक और मीजोबायोटिक इन नेचर, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं। सच पैथोजेंस हैव पैथोजेनिक इफेक्ट ऑन होस्ट प्लांट रिजल्टिंग इन द इंटरप्शन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। कुछ और यहाँ पे 5-6 पॉइंट दिए हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो, पढ़ लीजिएगा एक बार और उसको राइट डाउन ऑब्वियस कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्लांट डिजीज को क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज हैव एडवांस द नॉलेज टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक क्रॉप्स फ्रॉम लॉसेस कॉज्ड बाय डिजीज। इसलिए हम स्टडी करते हैं कि अगर फीड की क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है, अगर हम स्टडी नहीं करेंगे प्लांट की तो उसमें बहुत से रोग जो लगने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉज हो जाता है। वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कम से कम डिजीज़ के द्वारा लॉस हो जाता है, लगभग 50 टू 60% लॉसेस हो जाता है टोटल प्रोडक्शन में। तो अगर हम डिजीज़ की स्टडी नहीं करेंगे तो वो हम लॉस ज़्यादा कर देंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है डैमेज हो जाएगी। द साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड डिजीज फ्री सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी क्या प्रोवाइड कराता है कि डिजीज फ्री सीड, सर्टिफाइड सीड हमको मिलता है। अगर पैथोलॉजी की स्टडी नहीं करी जाएगी तो जो सीड रहेगा वो डिजीज फ्री नहीं रहेगा। ये टॉपिक है कि प्लांट जो डिजीज है इसकी स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। Most of the disease with non-disease cycle of the pathogen can now be avoided by the modification in cultural practice and adoption of crop rotation। इस तरीके से और भी पॉइंट दिए हुए हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड varietal resistance have been achieved against many disease through the joint efforts of breeder and plant pathologist। देखिए ये जो इंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं या ब्रीडर होते हैं, तीन ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्रॉप को प्रोडक्शन करने में। एग्रोनॉमी तो उसका प्रोडक्शन करता है लेकिन बेसिस क्या है, अगर इम्प्रूवमेंट क्रॉप का नहीं होगा, ब्रीडर नहीं करेगा, ठीक है, या जो ब्रीडर बीड तैयार कर रहा है उसमें अगर पैथोलॉजिस्ट सजेशन नहीं करेगा या फिर जो इंटोमोलॉजिस्ट सजेस्ट नहीं करेगा तो वो एग्रोनॉमी के लिए बेकार है। एग्रोनॉमी का बेस जो है वो तीन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी और ब्रीडर पे। इन तीनों के द्वारा ही एग्रोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। इसलिए जो बीएससी एग्रीकल्चर के तीन सब्जेक्ट हैं ये रीड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट पैथोजेंस क्या होते हैं, प्लांट पैथोजेंस की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ पैथोजन कॉजिंग ऑफ प्लांट डिजीज मे बी ग्रुप इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, ठीक है। पैथोजेंस ऑफ लिविंग नेचर कॉल्ड एज बायोटिक पैथोजन, प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सच पैथोजन आर कॉल्ड एनिमेट causes of plant diseases। Pathogen of non-living nature capable of causing plant disease also known as abiotic pathogen। Such pathogen are called as abiotic causes। ठीक है? और inanimate causes of plant disease, यहीं पे प्लांट पैथोजन जो भी बायोटिक एबायोटिक की बात हो रही है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो नॉन लिविंग एजेंट सच एज such pathogen are infectious pathogen and are considered to be threshold of life। The pathogen are called as mesobiotic pathogens। Mesobiotic pathogens are also called mesobiotic causes of plant disease। Such pathogens include virus and virides। Virus and virides have several properties similar to living organisms. Therefore, most of the plant pathologists usually group them under biotic pathogens। In the text, I shall describe virus and virides as mesobiotic pathogens in order to facilitate the student to differentiate among biotic, abiotic and mesobiotic pathogens। बायोटिक पैथोजेंस क्या होते हैं, ये कभी-कभी जो क्वेश्चंस रहते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइम में पूछ देते हैं कि कॉजेज ऑफ पैथोजेंस जो है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस जो है जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट के ऊपर, उनको जो है एग्जांपल सहित लिखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाता है लॉन्ग में, क्या-क्या है, ठीक है, देखते हैं। बायोटिक पैथोजन इंक्लूड बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक पैथोजन यानी कि जीवित जो भी पैथोजन है वो किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, क्योंकि सेल दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। टू टाइप की सेल है तो टू टाइप के ही पैथोजन होंगे जीवित जो भी हैं। इसमें पैथोजन कौन-कौन से आते हैं, सच पैथोजन इंक्लूड फंगाई, बैक्टीरिया, फैस्टिडियस बैक्टीरिया, नेमाटोड्स, फाइटोप्लाज्मा, आरएलओज, स्पाइरोप्लाज्मा। These pathogens multiply in the host
or outside the host and cause plant disease of different description. पैथोजन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं इन द होस्ट में अथवा आउटसाइड द होस्ट एंड कॉज प्लांट डिजीज। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट बायोटिक पैथोजन्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन सम डिटेल एज अंडर। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या क्या दिया हुआ है। Characteristically, microorganisms with domesticated nucleus in their cell are recognized as eukaryotes. Eukaryotes, including fungi, protozoa, algae, nematodes, and flowering plants as a Cuscuta, Loranthus, and Striga species, etc. जो इसकी ये जो फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट की है, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा ही पूछ दिया जाता है, यूनिवर्सिटी पूछ देती है कि फ्लावरिंग जो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं तो क्या क्या है। तो इसमें कस्कुटा, लोरेंथस है, स्ट्राइगा है, ठीक है, और ओरोबैंकी है। ठीक है। उसका जो है चार जो स्टेम पैरासाइट या सेमी स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट जो रहते हैं उनकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फंगाई क्या है? मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ फंगाई आर नॉन टू अकर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लगभग 1 2 3 जो भी है ये 1 लाख स्पीसीज का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। 1 लाख से ज्यादा ही स्पीसीज है। Many of them are parasite on economic crops causing many disease of economic importance। जो फंगाई हैं वो पैरासाइट एज ए रूप में इकोनॉमिक क्रॉप जो अपनी आर्थिक फसलें हैं उनके ऊपर डिजीज कॉज करता है। अब आप फंगाई से होने वाले बहुत से डिजीज लिख सकते हैं। रस्ट है, जो राइजोक्टेनिया से होता है, विल्ट है, डैम्पिंग ऑफ है। ठीक है। ये बहुत से डिजीज रहते हैं। लीफ स्पॉट है, अल्टरनेरिया है। ठीक है। बहुत से जो फंगस के द्वारा डिजीज कॉज होते हैं। दे आर द मेन कॉज ऑफ मेनी प्लांट डिजीजेस। कैरेक्टरिस्टिकली दे आर नॉन क्लोरोफिलस, न्यूक्लिएटेड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म whose somatic structure are usually filamentous and branched। जो इनका स्ट्रक्चर होता है फंगाई का वो कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, यानी कि तंतुमय होता है, पतला सा धागे नुमा होता है, और ब्रांचड भी हो सकता है और अनब्रांचड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रांचड दिया है तो जो हमेशा फंगाई होगा वो ब्रांचड ही होगा, अनब्रांचड भी हो सकता है। ठीक है। However, some fungi are plasmodium like in structure. Such filamentous and branched somatic structure are usually surrounded by the cell wall composed of cellulose, chitin और जो फंगाई की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है अथवा दोनों की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है। द यूजली रिप्रोड्यूस बाई डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड बाई वेल डेफिनेट एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। Familiar example of fungi are yeast mold, pterodactyl, mushroom, puffballs, rust and smut। यहाँ पे प्रोटोजुआ जो बायोटिक कंडीशन का कॉजिंग एजेंट है। प्रोटोजुआ आर नॉट वेल नोन टू कॉज डिजीज इन प्लांट्स। However, the flagellate protozoan has been observed to be association with phloem necrosis disease of coffee। वैसे तो नॉर्मली प्रोटोजुआ के द्वारा कोई भी डिजीज प्लांट में नहीं कॉज किया जाता है, लेकिन जल्दी में ही ये फ्लोएम नेक्रोसिस डिजीज है कॉफी का, ये जो है रिपोर्ट किया गया है। हेड रॉट ऑफ कोकोनट पाम इज आल्सो नोन टू बी कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ प्रोटोजुआ। दस दे आर नॉट इंपॉर्टेंट डिजीज कॉजिंग पैथोजन। प्लांट पैथोजेनिक एल्गी जो है, एल्गी आर प्लांट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। Therefore, they are autotrophs। The presence of chlorophyll is the characteristic feature of algae। एल्गी जो होती है वो कॉज करती है, मैंगो पे आपने देखा होगा एल्गी डिजीज कॉज करती है जिसे रेड रस्ट बोला जाता है। रेड रस्ट बोला जाता है मैंगो पे। वो आपने देखा होगा कि मैंगो की पत्ती पे लाल रंग का पाउडर सा जम जाता है, वो एल्गी के द्वारा ही होता है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ भी है रेड रस्ट ऑफ मैंगो जो है ये इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज्ड बाई एल्गा। इंसेक्ट जो है, insect are known to damage the crop in different way। However, some of the insect are responsible to spread the disease from one plant to other। Such insect are known as vector। जो इंसेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वाहक का काम करता है, ठीक है, उसको वेक्टर बोला जाता है। इस प्लांट से भैया हमने इस कीट को या इस फंगस को अपने पैरों में चिपका लिया है और दूसरे प्लांट पे बैठा और वहां पे वो रिमूव हो गया, तो ये क्या कराता है? वेक्टर का काम करता है।
एफिड्स है, लीफ हॉपर है, स्केल इंसेक्ट है, थ्रिप्स है, माइट्स है, आर कॉमन इंसेक्ट responsible for spreading of various virus diseases. Some diseases are also incited by the insect. Hopper worm of potato and mealybug wilt of pineapple are known disease caused by insect. निमेटोड्स का यहाँ पे दिया हुआ है पेंड्रोगेमिक प्लांट पैरासाइट जो भी कस्टा रिफ्लेक्शा लोरेंथस स्ट्राइगा ओरोबेंकी जो मैंने बता दिया है उसकी वीडियो में अलग से मैं दूंगा निमेटोड से आप जो है पता है मेलिडोगाइन एक्जिगुआ causing root knot disease of coffee and echinococci causing ear coffee disease of wheat may be cited as examples. प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं कैरेक्टरिस्टिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म डिवॉइड ऑफ demonstrable nucleus in their cell are recognized as prokaryotes. Prokaryotes usually include phytoplasmas, spiroplasma, fastidious vascular bacteria, arylose, rickettsia like bacteria एंड ट्यूबैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट में आते हैं इसमें फाइटोप्लाज्मा जो है स्पायरोप्लाज्मा है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा जो है ये ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड पपाया बंसी टॉप डिजीज जो है मेजर डिजीज हैं फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कॉज होते हैं और जो कोच पास्टुलेट रॉबर्ट कोच ने दिया था उसको फाइटोप्लाज्मा जो है नहीं प्रूव किया सकता है ये अप्लीकेबल कोच पास्टुलेट जो होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है फाइटोप्लाज्मा के ऊपर ठीक है स्पायरोप्लाज्मा जो है दीज occurs एज इंटरनल पैरासाइट्स इन प्लांट्स लीफ हॉपर ड्रोसोफिला हनी बीज एंड टिक्स recently they have been isolated from surface of several flowers. Spiroplasma have been cultivated on artificial media and their pathogenicity in plants has been demonstrated. Okay. Spiroplasma citri is well recognized species. Stubborn disease of citrus and stunt disease in corn are common example incited by Spiroplasma. ये स्पायरोप्लाज्मा का है स्टबर्न डिजीज ऑफ सिट्रस जो स्पायरोप्लाज्मा के द्वारा होता है रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज होता है और पियर्सी डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन जो होता है वो रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये फेस्टिडियस बैक्टीरिया कहलाते हैं और स्मॉल होते हैं छोटे होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक वाइल्ड बैक्टीरिया कॉजिंग जो सिट्रस ग्रीनिंग करते हैं ट्रू बैक्टीरिया क्या है बैक्टीरिया आर वेल नोन एज कैजुअल पैथोजेंस ऑफ प्लांट डिजीज जैसे ब्राउन रॉट विल्ट ऑफ पोटैटो सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो सिट्रस कैंकर एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी are common disease incident by such bacteria. Pathogenicity in plants has already been proved. इसको पैथोलॉजी टेस्ट के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है एबायोटिक पैथोजेंस कौन कौन से रहते हैं एबायोटिक पैथोजन में ये जो डिजीज होते हैं वो नॉन लिविंग नेचर के होते हैं जो भी कॉजेज होते हैं इनको एबायोटिक पैथोजन कहा जाता है दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनएनिमेट कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज सच एबायोटिक पैथोजन डू नॉट मल्टीप्लाई एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली लाइक बायोटिक पैथोजन ये जो होते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे बायोटिक पैथोजन करते हैं इसमें जो एबायोटिक जो कॉजिंग एजेंट रहते हैं उसमें जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है ठीक है सॉइल में मॉइस्चर नहीं है पौधा मर रहा है तभी एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ है किसी में टॉक्सिटी ज़्यादा हो रही है ठीक है इन्वायरमेंट में टॉक्सिक इफेक्ट है डिकम्पोजिंग मैटर में टॉक्सिक इफेक्ट हो गया है ये सब कंडीशन में न्यूट्रिशंस की कमी है डिफिशियंसी हो रही है तो ये एबायोटिक पैथोजेंस में आते हैं जैसे डिफिशियंसी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसमें एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटास बोरान कॉपर आयरन और कैल्शियम इनकी कमी से जो भी रोग हो जाते हैं वो डिफिशियंसी ऑफ जो है न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं हेरा डिजीज राइस का यहाँ पे है जो डिफिशियंसी ऑफ जिंक इन सॉइल रहता है सिमिलरली नाइट्रोजन डिफिशियंसी में बी सीन इन फील्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स येलोनेस एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जब नाइट्रोजन की कमी रहती है तो क्या करता है येलोनेस लीव्स में आने लगती हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है रिंकल ऑफ कॉटन कभी कभी दिखाई देता है इसके द्वारा मैग्नीज की जब कमी हो जाती है तब रिंकल ऑफ कॉटन डिजीज दिखाई देता है रिंकल आने लगते हैं कॉटन की लीफ पे लो एक्सट्रीम लाइट अगर लो है या फिर एक्सट्रीम है लाइट तो उसके जो है अगर एक्सट्रीम है तो सन स्काल्ड हो जाएगा ठीक है अगर लो है तो फिर जो है एटियोलोशन हो जाएगा एटियोलोशन इज द प्रोसेस इन द लैक ऑफ लाइट या लैक ऑफ सनलाइट यानी कि उसमें येलोइनेस पीलापन आ जाता है इसको लैक ऑफ सनलाइट बोलते हैं और एक्सट्रीम जो होता है वो सन स्काल्ड हो जाता है इन टोमेटो में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम सनलाइट ओवर सनलाइट की वजह से
ठीक है, ड्यूरिंग समर इन कॉमनली ऑब्जर्व। तो ये भी एक फिजिकल जो है एबायोटिक कंडीशन का कॉजेज हो गया। लो और हाई टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर होगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, हाई टेम्परेचर रहेगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। मेनली हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटिंग एंड डिटोरेशन ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसिट। अनफेवरेबल ऑक्सीजन सप्लाई एंड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर, अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा तब भी जो है सॉइल में विल्टिंग आने लगेगी। अगर सप्लाई ऑक्सीजन की अनफेवरेबल कंडीशन में है तब भी जो है दिक्कत हो जाएगी, बहुत से डिसऑर्डर बन जाएंगे। एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज जो है, presence of certain injurious gases in the surrounding of the plants may cause defoliation and exhibit other toxic effects on fruit, other plant parts। जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, इम्प्योरिटीज है, तो उससे क्या होगा कि लीव्स का डिफोलिएशन हो जाएगा, पत्तियां गिरने लग जाएंगी। ठीक है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो आपको पता ही है, सल्फर की जो सल्फर का डिजीज है, कॉमन डिजीज जो एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज में है। टॉक्सिटी इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एसओ2 की प्रेजेंट की उपस्थिति में होता है, इसलिए जो चिमनियाँ बनती हैं, जो एसओटी ये निकलता है, वो मैक्सिमम ईंट के भट्टों की चिमनियों से निकलता है, इसलिए ईंट की भट्टों की जो चिमनियाँ होती हैं वो ऊंची बनाई जाती हैं। एयर पोल्यूशन के द्वारा कुछ डिजीज होते हैं। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिंग मैटर, डैपिंग ऑफ रूट रॉट एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन सम प्लांट्स शो करता है कुछ। मीजोबायोटिक पैथोजेंस की बात करते हैं। मीजोबायोटिक पैथोजेंस में वायरस है, वायराइड्स है, प्रियोन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये कॉजिंग एजेंट मीजोबायोटिक पैथोजेंस में आते हैं। ये जो पैथोजन होते हैं वो कड़ी होते हैं जीवित और अजीवित के बीच की। Such pathogens are infected pathogens may be considered to be a threshold of life. These include virus and virides। वायरस क्या होते हैं? वायरस का कंपोजिशन बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें वायरस में कुछ याद करने लायक नहीं है, सिर्फ अगर याद करने लायक है तो वायरस किस इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। वायरस हमेशा जो है अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो हमेशा किसी ना किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वायरस सिर्फ कंपोजिशन होता है आरएनए और डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो आरएनए या डीएनए रहेगा और प्रोटीन रहेगा। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज विच आर ओब्लिगेट इन पैरासिटिज्म। दे फंक्शन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द होस्ट एज नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द होस्ट। अगर ये होस्ट के अंदर है तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर आउटसाइड है तो फिर ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए and are encapsulated in protein coat. These viruses multiply in the form of nucleic acid but not binary fusion. Do not but not by binary fusion। ये मल्टीप्लाई होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, न्यूक्लिक, ये बाइंडी फ्यूजन इनमें जो है नहीं पाया जाता है। वायराइड्स जो हैं, वायराइड्स आर नेक्ड स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। दे आर नॉट इनकैप्सुलेटेड इन प्रोटीन कोट लाइक वायरसेस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूपर सिट्रस एक्सोकॉर्टिस क्रासियांथेमम स्टार्ट कोकोनट कडेंग कडेंग टोमेटो बंसी टॉप आर सम कॉमन डिजीज इंसिटेड बाय वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? लोकलाइज सिम्टम के आधार पर जो है, और लोकलाइज्ड है, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है। दो प्रकार के इन्फेक्शन रहते हैं, जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, एयर बॉर्न डिजीज है और सीड बॉर्न डिजीज है। थ्री बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। सॉइल बॉर्न डिजीज आर दोज इन विच द casual pathogen are found in the soil as resting spore or in the other forms capable to initiate infection under favorable condition। सॉइल बॉर्न डिजीज वो डिजीज होते हैं जिनका जो इनाकुलम होता है, स्पोर्स होता है, वो रेस्टिंग पीरियड में एज ए क्लाइमेडो स्पोर्स या फिर जो रेस्टिंग पीरियड डोरमेंसी पीरियड का जो स्पोर्स रहता है वो मिट्टी में पड़ा रहता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर, होस्ट के उपलब्धता होने पर, ठीक है, वो इन्फेक्शन करने के लायक बना रहे और इन्फेक्शन करे प्लांट पे। डैम्पिंग ऑफ रूट शॉट कॉलर और डिजीज आर यूजली कॉज्ड बाय पैथोजेंस। डैम्पिंग ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज है, डैम्पिंग ऑफ में होता क्या है, आर्द्र पतन रोग जो होता है उसमें रोटिंग होने लगती है नियर द सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। उसमें जो मेन स्टेम रहता है उसमें सड़न क्रिया उत्पन्न हो जाती है। सीड बॉर्न डिजीज आर दोज इन बीच द कैजुअल पैथोजन
आर फाउंड एसोसिएटेड विद द सीड एक्सटर्नली और इंटरनली। जो सीड बॉर्न डिजीज होते हैं वो एक्सटर्नली या इंटरनली जो है इन्फेक्शन करते हैं। डिफरेंट डिजीज लाइक कवर्ड स्पॉट ऑफ बार्ली, लेट ब्लैट ऑफ पोटैटो एंड लूज स्पॉट ऑफ व्हीट आर सीड बॉर्न डिजीजेस हैं, ठीक है। Cover, covered smoke of barley is externally seed-borne disease and loose smoke of wheat is internally seed-borne disease। यानी कि दोनों ही स्मट है, लेकिन जो कवर्ड स्मट है वो एक्सटर्नली है और लूज स्मट जो है वो इंटरनली है, ठीक है। एक वार्ली का है, एक जो है व्हीट का है। डिजीज हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जैसे रस्ट हो गया, स्मट हो गया, रूट रॉट्स हो गया, स्टेम रॉट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, फ्रूट रॉट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया। कुछ ये सिम्टम के बेस पे जो है क्लासिफाई किया गया है। जैसे रस्ट होगा तो रस्टी पाउडर हमेशा बनेगा, स्मट होगा तो ब्लैक पाउडर अपियर करेगा, रूट रॉट होगा तो डीके हो जाएगा, इसकी जड़ें जो है वो गलने लग जाएंगी। स्टेम रोट में डीके हो जाएगा, अफेक्टेड स्टेम, स्टेम रोट में यानी जो स्टेम गलने लग जाएगा, डीके होने लगेगा, सड़ने लगेगा। पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडरी अपीयरेंस होगा, ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स में पाउडरी बन जाएगा, चाहे वो स्टेम पे हो, चाहे वो लीफ पे हो या फ्लावर पे हो, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू में डाउनी ग्रोथ ऑफ फंगल माइसीलियम ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम हमेशा जो बनते हैं वो लीफ के लोअर सरफेस पे ही बनते हैं। हल्की सी कॉटनी ग्रोथ शो करता है पौधा लीफ के नीचे मॉर्निंग टाइम में। और डाउनी मिल्ड्यू का एक करेक्टर है कि जब भी सनलाइट पड़ती है तो उसका जो कॉटनी ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि उसका सिम्पटम जो है गल जाता है वो, लेकिन जो है सिम्पटम सी नहीं करता है धूप में, ठीक है। फ्रूट रॉट, रोटिंग होने लगती है, जो भी फ्रूट का पार्ट है वो सड़ने लगता है, लीफ पे स्पॉट बनते हैं, लीजन बन जाते हैं लीफ पे। आर कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज सिम्पटम, ठीक है। होस्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत कॉमनली किया गया है, सीरियल डिजीज का, फॉरेस्ट डिजीज का, वेजिटेबल डिजीज है, इंडस्ट्रियल प्लांट डिजीज है, फ्रूट क्रॉप डिजीज है, प्लांटेशन डिजीज है, ठीक है। मिलेट डिजीज है, डिजीज ऑफ स्पाइसेस है, डिजीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, फ्रूट क्रॉप डिजीज है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। डिजीज में बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर occurrence सच एज आर कॉल्ड एज एंडेमिक डिजीज, एपिफाइटोटिक डिजीज से एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं, स्पोरोडिक स्पोरोडिक डिजीज एंड पेंडेमिक डिजीज। ये जो 4 प्रकार के डिजीज हैं, ये क्वेश्चन जो है हमेशा ही इनमें से कोई न कोई एक आता है कि, और अगर आपको डिजीज आ रहा है तो आपको ये कंडीशन में आना चाहिए कि एंडेमिक कंडीशन में आता है या एपिफाइटिक का यानी कि एपिडेमिक कंडीशन में आता है या स्पोरोडिक कंडीशन में आता है या पेंडेमिक कंडीशन में आता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप लिख सको कि ये डिजीज जो है वो एंडेमिक फॉर्म में आया है या फिर पेंडेमिक फॉर्म में आया है, ठीक है। एंडेमिक डिजीज क्या होता है? आर दोज डिजीज दैट आर प्रेवलेंट constantly in and confined to a particular country, district, state और location। एंडेमिक डिजीज वो होता है जो ग्रो करता है कहाँ पर, एक पार्टिकुलर कंट्री में ग्रो कर सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, किसी स्टेट में कर सकता है, या एक पार्टिकुलर लोकेशन पे डिजीज कॉज कर सकता है। एंडेमिक डिजीज इन प्लांट्स में बी डिफाइंड एज, a disease may be called as endemic disease which is found constantly prevalent in severe or moderate form in any particular country, state, district और locality। यानी कि ये एक कंट्री में भी आ सकता है, एक स्टेट में भी आ सकता है, एक छोटे से फॉर्म में भी आ सकता है, और एक जो है एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है उसमें भी आ सकता है। इस प्रकार की डिजीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। Endemic disease include disease occurring in man, plants and animal in plant pathology were considered only with the plant disease। मैन में भी आता है, एनिमल्स में भी आता है एंडेमिक डिजीज। डिजीज तो सभी के हैं ना, लेकिन यहाँ पे मेनली जो प्लांट डिजीज की बात करी जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं ना किसकी, प्लांट पैथोलॉजी की। एंडेमिक मीन्स प्रेवलेंट इन एंड कॉन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकेलिटी। Wilt of pigeon pea and red rot of sugarcane are usually observed as endemic disease in eastern UP. Onion smut in Andhra Pradesh and flag smut wheat of Punjab are endemic disease as these are found in severe and moderate form year after year over the year, ठीक है।
यानी कि जो एंडेमिक डिजीज़ जो होता है वो ईयर आफ्टर ईयर प्रत्येक ईयर ही जो है वो एक पार्टिकुलर फ़ील्ड पे या पार्टिकुलर स्टेट में, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमेशा ही आता रहता है, ठीक है? एपिफ़ाइटोटिक या एपिडेमिक डिज़ीज़ क्या होता है? द टर्म एपिडेमिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग अमंग द पीपल। ये यहाँ पे जो है वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमंग द पीपल एंड अप्लाइज टू सच डिजीज ऑफ मैन एंड एनिमल विच आर फाउंड इन वेरी सीवियर फॉर्म अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अभी ये जो कोविड-19 का जो वायरस आया था वो क्या था? एपिडेमिक डिजीज था वो, जो किस पे कॉज करता था? ओनली ओनली ह्यूमन पे कॉज करता था, ठीक है? वो एपिडेमिक कंडीशन का था, ठीक है? In plants, term epiphytotic is used to explain such disease which occur very severely and widely but periodically. बहुत ही ज़्यादा कंडीशन है, बहुत ही सीवियर कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा उस पे जो है क्षेत्र पे बट पीरियडिकली टर्म वाइज़, ठीक है? 6 महीने के, 1 साल बाद, ठीक है? इस तरीके से पीरियडिकली आता है। एपिफाइटोटिक डिजीज़ may be explained by the following ingredients. For occurrence of such disease, inoculum of pathogen should have maximum concentration to cause disease. ठीक है, यानी कि जो इनाकुलम है पैथोजन का वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए होस्ट प्लांट पे, तब जाके कंडीशन कौन सी बनेगी? एपिफाइटोटिक या एपिडेमिक कंडीशन बनेगी। जितना ज़्यादा होस्ट जो है मिलेगा, जितनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इनाकुलम स्पोर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उस वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा और एपिडेमिक कंडीशन को क्रिएट करेगा, ठीक है? जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन एपिफाइटोटिक फ्रॉम 1913 इन रेगुलर नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है? जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आया था वो 1913 में पाकिस्तान में दिखा रहा था और 1845 में जो आयरिश फाइमिन आया था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, वो भी लेट ब्लाइट का दिखाया है। उस वो भी जो इसी कंडीशन में आया था, ठीक है? इसको और अपना यहाँ पे बंगाल में जो एक डिजीज़ आया था बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हेलमिंथोस्पोरियम जो है, हेलमिंथोस्पोरियम बाइपोलर ओराइजिया हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा आया था, बंगाल फाइमिंग जिसे बोला जाता है राइस पे, वो भी क्या था? एपिडेमिक जो है डिजीज़ था। स्पोरोटिक डिजीज क्या होता है? यानी छिटपुट अवस्था में जो रोग आते हैं। स्पोरिक डिजीज आर दोज विच अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन एंड इन रिलेटिवली फ्यू स्टेन्स। जैसे कि स्पोरोटिक कंडीशन में क्या है कि एक ये जो है फील्ड है, ठीक है? एक यहाँ पर फील्ड लगा हुआ है, सेम क्रॉप है, ठीक है? एक जो है यहाँ पे फील्ड लगा हुआ है। तो ये स्पोरोटिक डिजीज जो होता है पैचेज में आता है। इसमें यहाँ पे बन गया, ठीक है? यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, इस फील्ड में जो है यहाँ पे बन गया, इस फील्ड में यहाँ पे बन गया, यानी कि पूरे पूरे ही फील्ड में कवर नहीं करेगा ये, कहीं पैचेज में रहेगा, ठीक है? ऐसे छिटपुट अवस्था में ये रोग रहेगा, इसको जो है स्पोरेटिक डिजीज बोलते हैं। जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पार्मलेट है पेनिसेटम टाइफोइड्स में जो ग्रीन ईयर डिजीज होता है वो इंडिया, चाइना, फिजी एंड जापान मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में पाया जाता है। इन इंडिया यूजली अकर्स एज स्पोरोटिक डिजीज इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी। स्पोरेटिक डिजीज में भी कैरेक्टराइज एज अंडर। ये हमेशा ही इरेगुलर इंटरवल्स में उत्पन्न होता है कि अभी इस खेत में जो है अभी उत्पन्न हो रहा है और इस वाले खेत में 10 से 15 या 20-25 दिनों बाद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? ये इरेगुलर इंटरवल रहता है। इट डज नॉट अकर ईयर आफ्टर ईयर मैनी पार्टिकुलर लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और ये हमेशा ये कोई कि हाँ इस बार आया है और फिर अगली बार भी आएगा, ऐसी कंडीशन नहीं करता है, ठीक है? Black rust of wheat may be cited as example of sporadic disease as it is not a regularly found every year in Kanpur, UP. It may be reported in some district in one year but not in the other. यानी कि जो व्हीट में जो रस्ट आया है वो इस साल तो आया है पैचेस फॉर्म में, और जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट में है, वो क्रॉस कर गया कि नेक्स्ट ईयर नहीं आ रहा है, फिर 1-2 साल गैप मार गया, फिर से तीसरी चौथी साल जो 5वीं साल ग्रो हुआ, तो इस तरीके से रेगुलर इरेगुलर इंटरवल पे आता है। पैंडेमिक डिजीज जो होता है, पैंडेमिक डिजीज एक जो एपिडेमिक डिजीज का ही एक फॉर्म रहता है, ठीक है? व्हेन अ डिजीज इज ऑब्जर्व्ड टू बी प्रेवलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। जो पैंडेमिक डिजीज जो रहता है वो पूरे वर्ल्ड में आ सकता है, एक कॉन्टिनेंट में आ सकता है। जो ये दूसरा वाला जो डिजीज है
एपिफाइटोटिक या एपिडेमिक डिजीज़ है जब इसकी कंडीशन ज़्यादा हाई हो जाती है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुँच जाता है, ज़्यादा वाइड एरिया ले लेता है, पूरा कॉन्टिनेंट ले लेता है या पूरा एक कंट्री ले लेता है, तब इसको क्या बोलते हैं? तब उसको जो है पेंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है? यानी कि एपिडेमिक डिजीज़ की जो सीवियर कंडीशन है और पूरे कॉन्टिनेंट पे जो है इसने अपना आक्रमण कर दिया, पूरे कंट्री में इसने अपना आक्रमण कर दिया है, तो फिर इसको पेंडेमिक डिजीज़ बोल देते हैं। जैसे लेट ब्लाइट जो आया था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, ठीक है? बंगाल में जो है डिजीज़ आया था। ये बायोटिक डिजीज़ का जो है एग्ज़ाम्पल्स हैं, एबायोटिक का है, ठीक है? और मीज़ोबायोटिक का है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। न्यू न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका रोल क्या रहता है प्लांट्स में, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स वेयर बोरान, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल एंड जिंक आर रिक्वायर्ड इन मच स्मॉलर क्वांटिटीज़। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं और ये माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं। As much 25 elements are recognized as bioessential components for animals and man. However, 20 elements are essential for plants. जो मैंस एंड एनिमल के लिए हैं वो 25 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और जो प्लांट के लिए हैं वो 20 एसेंशियल रहते हैं। थ्री ऑफ द प्लांट एसेंशियल एलिमेंट्स द कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। CHO जो है वो एसेंशियल है, द सप्लाई थ्रू एयर और वाटर, ठीक है? यहाँ पे जो दिया हुआ है, सोडियम इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स एज सिलिकॉन फॉर सम ग्रासेस एंड हॉस्टेल्स। Deficiency or excess of an element influence greatly and activity of others. Sometimes such a condition may also exert cats, uh, catastrophic effects on the entire metabolic network of plant. कोई ज़्यादा important point नहीं है इसका, ठीक है? यहाँ पे स्टंटिंग है, क्लोरोसिस है, विल्टिंग है, मॉटलिंग है, रोस्टिंग है, बिच ब्रूम्स है, डाई बैक हो गया, लीप स्पॉट या एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, यूजली इंड्यूस्ड बाय बायोटिक पैथोजेंस, में आल्सो बी इंड्यूस्ड बाय ए न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, ठीक है? जैसे बिल्डिंग हो रही है, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का कॉज कोई पैथोजन एजेंट भी हो सकता है और कभी-कभी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी या फिर अब्सेंस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसके कारण भी बिल्डिंग हो जाती है। क्लोरोसिस हो जाता है, वो कभी-कभी जो है नाइट्रोजन की अधिकता में या नाइट्रोजन की कमी में भी क्लोरोसिस हो जाता है। स्टंटिंग हो रही है तो हो सकता है उसे न्यूट्रिएंट ना मिल रहे हो, इस वजह से पौधा छोटा रह रहा हो, ठीक है? रोस्टिंग हो रही है, यानी कि रोस्टिंग मीन्स होता है कि जो फ्लावर है वो गुलाब के फूल की तरह इकट्ठा हो जाता है, रोस्ट हो जाए, रोज़ टाइप में बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? मतलब हो सकता है कि वो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा हो, ठीक है? ड्वार्फिंग है, पौधे का बौनापन है, रोस्टिंग एंड ब्राउनिंग इफेक्ट ऑफ जिंक डिफिशियंसी आर कॉमन सिम्पटम व्हिच मे बी एलाइव्ड बाय एडिशन ऑफ जिंक। जिंक डाल के इनको खत्म किया जा सकता है, जो ड्वार्फिंग छोटापन रह जा रहा है, रोस्टिंग हो रही है, ब्राउनिंग हो रही है, ठीक है? प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रीव आउट ग्रेजुअली एंड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट लार्जर द लैंड मास कवर्ड बाय यूनिफॉर्म क्वारंटाइन रेगुलेशंस द ग्रेटर द प्रोटेक्शन टू एरिया विद इन द रीजन। पीपीओ का वर्क है कि हमें क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है? कोई डिजीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर ना हो, ठीक है? कोई डिजीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर ना हो। ये प्लांट प्रोटेक्शन सिर्फ डिजीज की बात नहीं करता है, साथ में सीड जो इनहेरेंट मटेरियल रहते हैं उसकी बात करता है सीड में, डिजीज़ फ्री सीड जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इंसेक्ट का एग है, लार्वा है या प्यूपा है उसके साथ में नहीं जाना चाहिए। यानी कि इंसेक्ट और निमेटोड आल्सो एज़ वेल एज़ हर्बिसाइड्स, यानी कि जो वीड्स रहते हैं उनके लिए भी ये इसी प्रकार से वर्क करता है और उनके लिए हमेशा ही क्वारंटाइन रेगुलेशन ये क्रिएट करता है। एफएओ इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ठीक है? IPPC of 1945 ऑफिशियल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाज वर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है? जो एफएओ ने जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1945 में बनाया, ठीक है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ये एक फॉर्म चलाती है, ठीक है? इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रीजनल डिसेंडर्ड एग्रोपिक्योरेरिया, कैरिबियन प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन चलता है। इस तरीके से कुछ कमीशंस हैं।
ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है? सिर्फ़ प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइज़ेशन क्या जो है क्रिएट करता है, ये प्लांट रेगुलेशन, प्लांट क्वारंटाइन बनाता है, ठीक है? जो भी रेगुलेशंस रहते हैं प्लांट क्वारंटाइन के, उसके लिए वर्क करता है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो हैं आपको समय से मिलती रहें, और जो वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पैथोलॉजी के चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी बच्चे हैं वो भी जो है स्टडी आसानी से कर सकें। बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो रही है स्टडी की। जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है एग्रीकल्चर के कॉलेजेस रहते हैं, बच्चे अनअटेंडिंग अनरेगुलर कंडीशन में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है? उनके पास सिलेबस नहीं है या फिर टीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उनके पास से आप ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में कोई परेशानी ना हो। अगर आप मेरी वीडियो पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।